चलिए आज हम एक सवाल को पहले एड्रेस करेंगे, फिर हम हमारे रूटीन कंटेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने हमारे लेक्चरों में यानी कि लेक्चर्स में बहुत डिटेल में ये बात वैसे पढ़ाई है, समझाई है। इससे एसोसिएटेड हमारे पॉलिटी की प्लेलिस्ट में कंटेंट है कि नेशन क्या है, सोसाइटी क्या है, नेशनैलिटी क्या होती है, इनके बीच का अंतर क्या है, हमने कवर किया है। पर हमारे स्टूडेंट ने ये पूछा कि नेशन और सोसाइटी के बीच का अंतर क्या होता है। हम थोड़ा सहज और सरल भाव में इसे समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत हम करते हैं सोसाइटी से। सोसाइटी क्या होती है टेक्निकली देखा जाए तो उसके लिए हम शुरुआत करते हैं एक इंडिविजुअल से। देखिए, बतौर इंडिविजुअल आप एग्जिस्टेंस में आए। अब एग्जिस्टेंस में आने के बाद बतौर इंडिविजुअल आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके बेसिक सस्टेनेंस से एसोसिएटेड हैं। दैट सस्टेनेंस इज़ रिक्वायर्ड। इज़ दैट क्लियर? फिर दूसरी बात, आप सिर्फ सस्टेन ही तो नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि फिर सस्टेनेंस जब अचीव हो जाता है तो कोई भी आगे बेटर सस्टेनेंस चाहता है। मतलब वो सस्टेनेंस के स्टेट ऑफ माइंड से ऊपर जाना चाहता है। वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहता है कि मैं सस्टेन होता ही रहूँगा, इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए मेरे पास। मतलब इतनी सेविंग्स हों, इतने फंड्स हों। आप इसे ऐसा समझ के चलिए। एक समय में तो आपके दिमाग में ये है कि रोज़ दिहाड़ी का काम मिलता रहे। एक समय के बाद आप सोचेंगे कि इस माइंड से ऊपर उठना है, इतनी की सेविंग्स हों, इतने की सिक्योरिटी हो कि ये दिहाड़ी की आमदनी तो चालू ही रहेगी। सो हर व्यक्ति एक सिक्योरिटी चाहता है। इसे बेटर सस्टेनेंस का पार्ट कहते हैं। अल्टीमेटली यही बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होता है। तो एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड चाहते हैं आप। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे आप जीवन को लाइफ को फुल क्वालिटी पे, फुल स्केल पे जी सकें, इसलिए अच्छी हेल्थ भी चाहिए। आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं उसके रेमेडीज़, उसके सॉल्यूशंस भी चाहिए। आपको भरपेट खाना चाहिए और नाना प्रकार के व्यंजनों की भी इच्छा है आपको, वो भी चाहिए। अच्छा निवास चाहिए आपको, मौसमों से सुरक्षा चाहिए, तमाम सारी चीज़ें आपको चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा और बहुत सी अदर आस्पेक्ट्स। तो सस्टेनेंस से आप बेटर सस्टेनेंस की तरफ आए, जो कि एक तरह से बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ही बन गया। इज़ दैट क्लियर? इंडिविजुअल ये चाहता है। ये सब चीज़ें इंडिविजुअल को कैसे अवेलेबल हों, ये बड़ा क्वेश्चन है। कैसे अवेलेबल होंगी? इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है रिसोर्सेज। इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए संसाधन चाहिए। सवाल खड़ा होता है, संसाधन कहाँ से आते हैं? संसाधन क्या है असल में? देखो, संसाधनों का हमें निर्माण करना पड़ता है। हमें संसाधन क्रिएट करने पड़ते हैं। संसाधनों को क्रिएट करने के लिए पहले रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना होता है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिसोर्सेज। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद हमें उनका एक्सप्लॉयटेशन करना होता है। उसके बाद हम उन्हें यूटिलिटी में बदल पाएँ, इसके लिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। ये सारी चीज़ें एक लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन की रिक्वायरमेंट करती हैं। सोफिस्टिकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, साइंस, और ये सारी चीज़ें एक एडवांस कल्चर की निशानी है कि कल्चर एडवांस स्टेज पे है। ओके? और कल्चर एक्चुअली में क्या है? टेक्निकली सोचा जाए तो क्या है? देखिए, उस समय तक उस सोसाइटी की जो भी अचीवमेंट्स होती हैं, अपने सराउंडिंग्स की नॉलेज को लेकर के, अपने सराउंडिंग को अपने बेहतर जीवन के लिए यूटिलाइज़ करने को लेकर के, जो भी अब तक उसने निर्माण किया है, चाहे वो खाने वाले बर्तन हैं, चाहे वो मकान हैं, चाहे वो उसकी सेटलमेंट है, टाउनशिप है, चाहे वो लिखने वाली स्लेट है, या फिर लिखने के लिए ज़रूरी स्क्रिप्ट है, भाषा है, ये सब चीज़ें उसके द्वारा जो अर्जित की गई हैं, जो उसके जीवन को बेहतर बनाता है, सुगम बनाता है, ये चीज़ें संस्कृति का हिस्सा बन जाती हैं। ओके? संस्कृति के बेहतर स्तर ही उसे अपने सराउंडिंग को बेहतर स्तर पर इस्तेमाल करने का अवसर देते हैं। तो सवाल ये है कि आपको रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ते हैं, रिसोर्सेज नर्चर करने पड़ते हैं। अब जब यही कहानी है कि आपको रिसोर्सेज की मदद से ही बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, तो क्वेश्चन ये है कि इस स्टेट को आप कैसे अचीव करेंगे? इस स्टेट को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल ना रहे। इंडिविजुअल को इंडिविजुअल्स के साथ एसोसिएट होना पड़ता है।
Because if there is one individual, there are other individuals as well. So there are many individuals. जब वो सभी इंडिविजुअल्स किन्हीं रीजंस के कारण, वो रीजंस के कारण जन्म दिया गया एक सिचुएशन को जिसकी वजह से वो एक्सचेंजेस करेंगे जो कि हैं मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। तो जब ये इंडिविजुअल्स मीनिंगफुल एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश करते हैं, वो मीनिंगफुल एक्सचेंजेस जब इनके बीच में हो रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल्स एक ग्रुप के रूप में अस्तित्व में आते हैं। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है क्योंकि मीनिंगफुल एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश होने ज़रूरी हैं। इसका सरल उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ मीनिंगफुल एक्सचेंजेस का। सपोज़ कीजिए कि एक इंडिविजुअल को सस्टेनेंस से आगे जा कर के बेहतर जीवन चाहिए, तो एक तो ज़रूरी चीज़ ये है कि वो ये चाहेगा कि उसे रहने के लिए निवास मिल जाए। निवास के लिए तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। उसे पत्थरों की ज़रूरत है, अगर पत्थर के घर है, उसे ईंटों की ज़रूरत है। पत्थरों की भी ज़रूरत है तो पत्थर तोड़ने होंगे, निकालने होंगे, उनकी ड्रेसिंग करनी होगी, पत्थर को शेप देनी होगी। अगर उन्हें ईंटों की भी ज़रूरत है तो ईंटें तो बनानी पड़ेंगी। उसके लिए मिट्टी के वो क्षेत्र आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, मिट्टी की ईंटों को आगे पकाना पड़ेगा। चाहे वो आप भट्टियों में पकाते हैं, चाहे धूप में पकाते हैं, पर आपको पकाना पड़ेगा। मिट्टी की ईंटों के स्टैंडर्ड्स तय होते हैं। सवाल ये है कि ईंटों को जोड़ा कैसे जाए। सवाल ये है कि शेप कैसी दी जाए उस घर की दीवारों को, उस घर की छत को। ये निवास बनाने होंगे। निवास बनाने में उसका समय लगता है, तो उसको अपने लिए भोजन भी अर्जित करना है। ये भोजन उपलब्ध होने चाहिए। उस निवास और उस भोजन को प्राप्त करने के बाद वह अपनी संख्या बल को भी बढ़ा रहा है। उसके इस संख्या बल को भी भोजन चाहिए, इन्हें भी निवास के लिए जगह चाहिए। तो धीरे धीरे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली जा रही हैं। मतलब एक इंडिविजुअल जब बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की मांग कर रहा है, तो वो सराउंडिंग का बेटर और लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन की मांग कर रहा है। जब सराउंडिंग की बेटर और लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन आपको करनी है, तो टेक्निकली आपको उसे यूटिलाइज़ करने के लिए जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जो भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं, उसके लिए जो भी लेबर लगनी है, वो लेबर अरेंज करनी होगी। You have to arrange that labor which is required to perform all those functions, to perform all those actions. Which functions or actions are required to utilize your surrounding to that scale or to that standard which is required to provide you better living standard. So ultimately that labor is required. First of all, we need to make arrangements of that labor. For that उस इंडिविजुअल को इंडिविजुअल्स के साथ जुड़ना होगा। आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ दैट लेबर, वी नीड टू ऑर्गेनाइज द लेबर। वी नीड टू फाइंड आउट द स्किल सेट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और द इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर फील्ड। शरीर से ज़्यादा तगड़ा है तो ईंटें तोड़ सकता है, पत्थर तोड़ सकता है, पत्थर काट सकता है, उसको वैसा काम दे दिया जाएगा। तो व्यक्ति की शक्तियाँ, व्यक्ति के कौशल के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण हो जाता है अलग अलग कार्य के क्षेत्रों में। इसे आप डिवीज़न ऑफ लेबर के रूप में जानते हैं कि आपने उन्हें काम के आधार पर बांटा है, क्योंकि आपने सोसाइटी को कंसीव किया है कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने वाली लेबर है, और इस तरह से लेबर डिवाइड की गई है, अलग अलग काम करेंगे सभी। आप जैसे ही लेबर को डिवाइड करते हैं, आप वैसे ही रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज़ करने की दिशा में, ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करने की दिशा में, सफिस्टिकेटेड मैनर में यूटिलाइज़ करने की दिशा में कदम बढ़ा लेते हैं। और धीरे धीरे जब आप विशेष लोगों को विशेष कार्यों में लगाते हैं, तो वह कार्य उनकी विशेषता बन जाता है, और इसी तरह से वह उस कार्य के विशेषज्ञ बन जाते हैं। तो धीरे धीरे कार्यों की विशेषज्ञता बढ़ती चली जाती है, यानी कि स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्क बनता चला जाता है। धीरे धीरे वो चीज़ स्पेशलाइज्ड हो जाती है, यानी कि आप उसमें नए नए बेहतरियाँ करते रहते हैं, नए नए सुधार, इम्प्रोवाइजेशंस करते रहते हैं। और इस क्रम में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, इनोवेशंस होती हैं, इन्वेंशंस होती हैं, कई चीज़ों की डिस्कवरीज भी होती हैं। सोसाइटी इस तरह से जब लेबर के रूप में डिवाइडेड होती है, और वो लेबर जब धीरे धीरे स्किल्ड होती है पर्टिकुलर कामों में वर्षों तक लगे रहने के कारण, और उस स्किल्ड लेबर के द्वारा जब ये स्पेशलाइजेशन अचीव की जा रही होती है, वो उन प्रोडक्ट्स को जब और ज़्यादा बेहतर और स्पेशलाइज्ड कर रहे होते हैं, ऐसे में वो जो इनोवेशंस करते हैं, ऐसे में वो जो
डेवलपमेंट करते हैं उस क्षेत्र में, जो खोज करते हैं, वो सारी चीज़ें इस सोसाइटी को कल्चरली यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइज और ज़्यादा फॉरवर्ड पुश करती हैं। सोसाइटी कल्चरली एडवांस होती चली जाती है, मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर सोसाइटी को कल्चरली एडवांस करने का एक तरीका भी है, ये एक ड्राइविंग फोर्स भी है, क्योंकि इसी में निहित है स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन की नीड है, रिक्वायरमेंट है, नई चीज़ों पे विचार करना, नए तरह के टूल्स ईजाद करना, कई चीज़ों की इन्वेंशन होती है, कुछ चीज़ें डिस्कवर भी की जाती हैं, जैसे नए नए तरह के मिनरल्स डिस्कवर किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब बहुत गहराई से ज़मीन को जोतना है, तो उन्हें उस तरह के मिनरल्स की ज़रूरत होगी, उसको यूटिलाइज़ करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर शुरुआती तौर पर सतह पर मिलने वाला मिनरल वो यूज़ कर रहे हैं, जिसको आप मेटलिक मिनरल के रूप में जानते हैं, दैट इज़ द कॉपर, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने देखा कि ये उतना हार्ड नहीं है, इसमें उतनी मजबूती नहीं है, तो आप उसको मजबूत बनाएंगे और आपने उसे ब्रॉन्ज़ में कन्वर्ट कर दिया। और आप ये जानते हैं कि जब भी आप कॉपर में टिन मिक्स करते हैं, फिर आप कॉपर में जब जिंक मिक्स करते हैं, तो आप ब्रॉन्ज़ और ब्रास जैसी चीज़ें बना लेते हैं। तो आपके सामने ब्रॉन्ज़ एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता आई। तो ये जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने मेटल्स और मेटलर्जी की फील्ड में जब स्पेशलाइजेशन अचीव कर रहा था, वो उस स्पेशलाइजेशन के तहत जब वो उस मेटल को और बेटर यूटिलाइज़ करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा था, ये इनोवेशन वहीं से आई कि क्यों ना एलॉय बनाए जाएं। और आपके सामने उसने एलॉय बनाया, और आप ये जान रहे हैं कि ब्रॉन्ज़ कॉपर अकेले के मुकाबले तो कई गुना अधिक मजबूत है, ताकतवर है। उससे आप ज़्यादा गहरा खोद भी सकते हैं, ज़्यादा मजबूत औजार बना सकते हैं, ज़्यादा मजबूत इम्प्लीमेंट्स और इक्विपमेंट्स बन सकते हैं। और उसका नतीजा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको अच्छी खासी खेती बाड़ी की क्रांति नज़र आई। सो दिस इज़ हाउ दिस डिवीजन ऑफ लेबर is ultimately driving the society for the higher standards of sophistication, for the higher standards of living, for the better specialization of the skill set, for the new innovations, for the inventions, for the discoveries of new things, which is ultimately extending the limits or the frontiers of that particular culture in concept of advancements. Is that clear? ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? अभी समझा डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर आखिर में क्या है, असल में क्या है? आपने अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य करने को कहा, मतलब आपने सबकी भूमिकाएं तय की हैं, आपने वर्गीकरण किया है। ये वर्गीकरण करना, भूमिका तय करना, कार्य करने के निर्देश देना, किन्हीं कुशलताओं के आधार पर लोगों को चुनना, उनके कौशल को पहचानना, ये सब क्या है? ये स्टैंडर्ड्स हैं, बेंचमार्क्स हैं, ये नियम हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनको फॉलो करना होगा। डिवीजन ऑफ लेबर रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी के सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ प्लानिंग को। और प्लानिंग असल में यहाँ पर क्या है? बेटर रूल्स हैं, बेटर रेगुलेशंस हैं। आप ह्यूमन को उस समय में मेयर कंज्यूमर के अलावा एक डेवलपर, एक प्रमोटर, एक प्रोड्यूसर की तरह देख रहे हैं, और आप उसे रिसोर्स ट्रीट कर रहे हैं। जब आप ह्यूमन को बतौर रिसोर्स ट्रीट करने लगे हैं, तो इसका मतलब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आप नियमों से चल रहे हैं, आपने नियमों पर आधारित एक समाज बनाना शुरू किया है। कौन क्या काम करेगा, इसके नियम हैं। उस काम को किस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा, इसके नियम हैं। किस तरह के स्टैंडर्ड की चीज़ें बनेंगी, इसके नियम हैं। संसाधन किसको कितने उपलब्ध रहेंगे, इसके नियम हैं। ये सब नियम बनाए गए हैं, एक नियमों पर आधारित समुदाय हो गया यहाँ पर। आप ऐसा करिए, सिंपल माइनर में कहिए तो एक समूह है, एक ग्रुप है। यात्रा की शुरुआत एक इंडिविजुअल से हुई थी, एक इंडिविजुअल जो कि मेयर सस्टेनेंस से ऊपर उठना चाहता था, जो कि शुरुआती तौर पर केवल अपने आसपास से चीज़ें चुन लिया करता था, चाहे वो कोई गिरे हुए फल हों या कंदमूल हों या कुछ भी हो, जो मरे हुए जानवरों को भी चुन लिया करता था। धीरे धीरे उसकी ज़रूरतें, उसकी आवश्यकता बढ़ती चली गई, और अब वो शिकार करना चाहता है। इसके लिए उसे बेहतर यूटिलाइजेशन ऑफ द सराउंडिंग करना था, उसे बेहतर औजारों की, बेहतर शस्त्रों की ज़रूरत थी। उसके लिए अपने सराउंडिंग का इस्तेमाल किया उसने। उसे लार्ज रेंज पे जाकर के शिकार करना था, इसलिए उसने अपने दल को बनाया। इससे दलबंदियाँ आईं, दल के गठन हुए, उसने अपना समूह बनाया।
शिकारियों का एक समूह बना। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस यात्रा को इस रूप में देखें तो हमें ये समझ में आता है कि इंडिविजुअल मेयर सस्टेनेंस के लेवल से आगे बढ़ते हुए अपने आप को दूसरों से जोड़ते चला जाता है। ये कोई फिलैंथ्रोपिकल एक्ट नहीं है, ये कोई उसका नैतिक कदम नहीं है, ये कोई मॉरल डिसीजन या मॉरल स्टेप नहीं होता, ये कोई उसकी बहुत बड़ी जागृति या अच्छाई नहीं है कि बड़ा जागरूक है कि हमें यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, हमें इकट्ठे रहना है। यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ की लाइनें आई हैं बाद में, क्योंकि हमने देखा कि वाकई यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर ये यूनाइटेड है गांव, ये लोग यूनाइटेड हैं, तो इन्होंने अपने बहुत ही डिवास्टेटिंग सराउंडिंग को कंट्रोल कर लिया, नदियों को बांध लिया, पानी का रास्ता पलट लिया, बदल दिया, जंगली ज़मीनों को, उबड़ खाबड़ ज़मीनों को, अनड्यूलेटिंग एरियाज़ को इन्होंने समतल कर दिया, इन्होंने उसे प्लेन कर दिया, इन्होंने उसे नरम बनाया है, जोत जोत करके इन्होंने खेती बाड़ी में बदल दिया। सबकी कसी चली है उसमें, सबके फावड़े चले हैं उसमें, सब ने काम किया है, सबके प्लॉशेयर्स चले हैं। तो अकेला आदमी कमज़ोर है, सब ने मिल करके जब उन मिट्टियों को जोता है तो वो खेतों में बदला है, ऐसा लोगों ने माना। तो ये माना कि भाई एकता में बल है। ये पहले नहीं कोई आके उन्हें ये गुरु ज्ञान बांट रहा है, वो एक अकेला आदमी ऐसे जंगल में घूम रहा है, उसे कोई कह रहा है इधर आओ, वहाँ एक और आदमी घूम रहा है, जाओ उसे जाके पहचानो, क्योंकि एकता में ही बल है। तुम्हें मैं थोड़े समय बाद आकर के अकेली अकेली लकड़ियाँ दूंगा, फिर इकट्ठे भी दूंगा, देखना तुम अकेली अकेली तोड़ लोगे, इकट्ठे वाली नहीं। इसने प्रैक्टिकली पहले किया है। अब ये टेंशन में है कि अपने बच्चों को ये सब कैसे समझाऊं। इनके तो सर पे पड़ी थी तो इनको तो पता था कि ये सब करना पड़ा है। बच्चे अब खा पी रहे हैं, मांस मछली सब आ रहा है, अपना शाकाहार सब आ रहा है, खेत में खलियान हो रहा है, तो बच्चे अब कह रहे हैं अपना अलग अलग होना है। वो 4 खेत मुझे दे दीजिए बस, बगल में गुजरती हुई छोटी सी नदी भी मेरी है। कह रहे हैं वो सब ठीक है, दे भी देंगे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाओगे, ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अकेले हो जाओगे। कह रहे इसमें क्या है, अपना उगाऊँ अपना खाऊंगे दिन नहीं। ये वो जान रहा है, वो बुजुर्ग जान रहा है कि एक समय में तुम्हारी मिट्टी की उर्वरता चली जाने वाली है। एक समय में मौसमी चक्र के परिवर्तन और नदियों के रास्ता बदलने के कारण वह भी नमी भी चली जाने वाली है, तुम उससे ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे। लेकिन दल में रहोगे तो दल इकट्ठे उठेगा, कहीं और जाके भी बसेगा। दल मिल करके चाहेगा तो उस मिट्टी को और गहरी टिल करके फर्टाइल बनाए रखेगा। दल मिल करके चाहेगा तो नदी रास्ता पलट भी गई थोड़ा तो उसका मुंह मोड़ करके पानी नहर के रूप में लेगा। तो दल में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। वो ये कह रहा है कि 1 से भले 2, 2 से भले 4, ऐसी कहावतें आ रही हैं। बुजुर्ग लोग हैं वो समझा रहे हैं, कहते 1 से भले 2, 2 से भले 4, एकता में ही बल है, अकेला आदमी कमज़ोर होता है, इसकी कहानी। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल है, शुरुआती तौर का तो ये प्रैक्टिकल ही है। तो उन्होंने ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस किए। तो ये जो इंडिविजुअल ग्रुप में आया है ना, ये कोई ना तो फिलैंथ्रोपी है या ना कोई मॉरल डिसीजन है, ना तो ये बहुत बड़ा कोई कंसाइंस से जुड़ा हुआ फैसला है, और ना ही ये उनका बहुत करुणामयी फैसला है या उन्होंने समाज पे कोई कृपा की। उनकी बड़ी नैसर्गिक ज़रूरत की थी। ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट था उनका कि ऐसा करना ही है हमें, और ये हुआ। कोई भी करता है ऐसा, कोई भी करेगा। आप भी अगर रात को अगर फंस जा रहे हो, रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद जेब में पैसा लिमिटेड है, आपको पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म हो चुका है, प्राइवेट ऑटो करना, आप भी साथी बंदे से पूछ लोगे, आप भी उधर ही जा रहे हो, सेंटर ही जा रहे हो, इकट्ठे मिलके एक ऑटो कर लेते हैं, है ना, दोनों आधा आधा पड़ेगा। ये कोई आपका फिलैंथ्रोपिकल स्टेप नहीं है, ना ही आप बहुत ज़्यादा मॉरल चल रहे हो कि ले भाई इसको भी ठंड लगेगी, इसे भी ऑटो का सफ़र कराते हैं। वो आपकी अपनी ज़रूरत है, उसकी अपनी ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है। दोनों ने टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे आपने पहले ही रूल बना लिया आधा आधा, और पहले ही क्लियर है दोनों एग्ज़ाम देने आए तो दोनों वहीं जाएंगे, और ऑटो में दोनों एक सीट पे फैल के भी बैठे तो आधी आधी रहेगी फिर भी। ये सब देखने के बाद आपने इंटरनली ये प्रोसेस कर लिया, आपने देख लिया अगले बंदे को, उसका सब पैमाना भी जांच लिया है, और आपको पता है वहीं जाना है, और आप सब जान रहे हैं कि अब कोई चारा और नहीं है। होटल में रात रुकेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो आपने सब देख लिया कि ऐसा करें, ऑटो ना कर लें, आधा कर लेंगे, अपना क्या दिक्कत है। वो कह रहा हाँ ये बेस्ट है यार, चल चले हैं। और कहाँ से हैं आप? हैं बढ़िया, मेरी नानी वहीं से थी। ये सब दोस्तियाँ बाद की बात है, पर इसके कारण आपने ऑटो किया ऐसा नहीं है, बस आपने कर लिया। ऐसे ही वो इंडिविजुअल ग्रुप में आ जाते हैं। तो पहले तो इंडिविजुअल ग्रुप में आते हैं, इतनी बात क्लियर। अब इंडिविजुअल जब ग्रुप में आ गए, किस लिए मीनिंगफुल एक्सचेंजेस करते हैं?
मीनिंगफुल एक्सचेंजेस इन्हें क्या क्या देते हैं? बेहतर विकास देते हैं, बेहतर जीवन देते हैं, सहज जीवन देते हैं, सुखद जीवन देते हैं, सुरक्षित जीवन देते हैं, संपन्न जीवन देते हैं, संपदा युक्त जीवन देते हैं। इतने शब्द बोला करो, क्या कमी है? ये सब नहीं बोल सकते। सा से अगर कोई कहे कि सा से बोलते जाओ तो ये सब सा से बोलो। ओके, ये सब देते हैं तो इसलिए आ जाते हैं। अब सवाल खड़ा हो गया कि ग्रुप में कैसे सस्टेन करेंगे, तो उसका जवाब हमने दिया। ग्रुप में जीने के लिए नियम है, नियमों के लिए नियम बने हैं, कानून बने हैं, भूमिकाएं तय की गई हैं, ड्यूटीज़ इस्टेब्लिश की गई हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। रिसोर्सेज कौन एक्सप्लॉइट करेगा? रिसोर्सेज का प्रोसेसिंग कैसे होगी, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, रिसोर्स डेवलपमेंट जिसे कहते हैं आप, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सब डिसाइडेड है। उस हिसाब से ये ग्रुप काम कर रहा है। अब ज़रा बात सुनिए, ज़रा ध्यान से देखिए। तो खेती बाड़ी का ही काम है इस ग्रुप का, खेती बाड़ी कर रहा है, तो सारे इकट्ठे खुश हो जाते हैं जब बारिश आती है। बारिश जब आती है तो क्या हो जाते हैं? सारे खुश नहीं, मैंने बोला था इकट्ठे खुश। ओके, सारे खुश होना मैटर नहीं है, अलग अलग टाइम पे खुश हो सकते हैं, इकट्ठे खुश। शब्दों को तुम लोग बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हो, एक एक शब्द जो है नपा तुला होना चाहिए। तो सभी इकट्ठे खुश हो जाते हैं, बारिश गिर गई, क्योंकि इकट्ठे ही बीज बोया था, इकट्ठे ही प्रार्थना की कि हाय भगवान बारिश भेजो। कोई नास्तिक भी रहता होगा और फिर कोई झंडा ले खड़ा हो जाए लोकतंत्र का कि मैं तो एथीस्ट था उस ज़माने में भी, मेरे पुरखे। इतना मुझे मेरा ओल्ड तो नहीं पता है, इनको पता होगा। कई ये भी कह सकते हैं रिलीजन तो कुछ हज़ार साल पुराना है, तब तो कुछ था भी नहीं रिलीजन, तब क्या है? रिलीजन कुछ हज़ार साल पुराना है, वो तो सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन है। वो तो कम्युनिटी लेवल पे आप कह रहे हैं कि रिलीजन कुछ हज़ार साल पुराना है, इंडिविजुअल तो बहुत पुराना है। इंडिविजुअल लेवल पर तो अभी आप नहीं कह सकते ना कि क्या कितना पुराना है। क्या पता कोई इंडिविजुअल अपने किसी इष्ट को मान के चल रहा हो, वो कम्युनिटी लेवल तक क्वालिफाई ना किया हो और उसके कोई अवशेष नहीं मिल रहे हैं, तो क्या नहीं ना कुछ कह सकते। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कोई रिलीजन, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई एक इष्ट, कोई पंथ। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि अपना प्रार्थना करते होंगे, प्रार्थना तो कोई भी हो सकती है। अपना प्रार्थना करते होंगे कि हे प्रभु बीज बो दिया है, अच्छे से जर्मिनेशन करा देना, प्रस्फुटित हो जाए पौधा, और बस बारिश हो गई, सब खुश हो गए। कुछ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, मतलब डांस। किसी ने कहा ऐसे ऐसे जो करते हैं प्रकृति खुश करने के लिए अच्छे से करना चाहिए, ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करो। कहते अच्छा ऐसे ऐसे करो, कहते ऐसे ऐसे बादल, ये बादल होते हैं, ऐसे वर्षा है ना, ऐसे होती है ना वर्षा, तो बादल, वर्षा, पुष्प, ये स्टेप बन गए। रिफाइनमेंट हर फ्रंट पे आएगी ना, रिफाइनमेंट जब आती है हर फ्रंट पे आती है, क्योंकि आपको ये होता है यार आप कर ही रहे हैं तो अच्छे से करते हैं, ये है ना आपके माइंड में। कभी भी आप देख लीजिएगा जब आपके मन में आएगी ये बात कि यार आप जब कर ही रहे हैं यार थोड़ा अच्छे से करते हैं। कोई भी चीज़ खरीदने गए आप कह रहे हैं यार आप अब लेने ही आए हैं तो 100-200 क्या बोलो यार अच्छी ले लो, यार आप अगले को समोसा खिला ही रहे हैं यार कोक भी ले लो यार। ये होता है आपके दिमाग में, ये तब वहीं से है उन लोगों से ही। तो उन्होंने कहा डांस कर ही नहीं है तो और अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा कैटेगरी ग्रुप की ड्यूटी लगे, भाई तुम डांस ग्रुप हो, तुम अपना देखो कि सबको डांस कैसे कराना है। डांस आ गए, खेती बाड़ी से जुड़े हुए, मौसमों से जुड़े हुए, ऋतुओं से जुड़े हुए खुशी के मौके आ गए। फसल अच्छी हो गई तो उस धन्यवाद कर रहे हैं ईश्वर का, और खुशियाँ मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, अनाज के भंडार बड़े पड़े हैं, अनाज ही से सारी पूजा कर रहे हैं, सारी प्रार्थनाएं अनाज पर ही आधारित हैं, तो सब कुछ अपना कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो उत्सव मनाना, गीत गाना, खेलना कूदना, खाना पीना, एक तरह की जीवन शैली, ये सारी चीज़ें, ये तो कल्चर होता है। ये इंडिविजुअल जब ग्रुप में आए तो धीरे धीरे अल्टीमेटली इन्होंने ये नोटिस करना शुरू किया कि हमारा तो वो बहुत ही शेयर्ड कल्चर हो चुका है। वी आर नाउ अ शेयर्ड कल्चरल एंटिटी। तो कल्चर शेयर करने लगे आपस में। क्या हो गया है? शेयर कल्चर शेयर कर रहे हैं लोग। इतनी बात समझ में आई? जब कल्चर शेयर करने लग जाते हैं तो तब हो जाते हैं सोसाइटी। तब क्या हो जाते हैं? सवाल ये खड़ा होता है कि कल्चर शेयर करने लगे, ग्रुप से सोसाइटी हो गए, सोसाइटी क्या ही है, क्यों ही हो गए, ना भी होते तो क्या होता? चलिए बताते हैं। अब मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए कि ये जो इंडिविजुअल थे, इस ग्रुप में रह रहे थे, जब इनको बेहतर जीवन शैली जो मिली, वो बेहतर जीवन शैली का एक कारण था
बेहतर अनाज, बेहतर खेती बाड़ी, यानी कि इसके पीछे का रीज़न था बेटर एग्रीकल्चर। इज़ दैट क्लियर? बेटर एग्रीकल्चर इज़ वन रीज़न। अब वो समाज मान के चल रहा है कि इस बेटर एग्रीकल्चर के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है हमारी यूनिटी। हम इकट्ठे हैं, एकता से काम करते हैं, हम में बंटते नहीं हम। और दूसरा, हम भूमि की, प्रकृति की, वर्षा की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। ये दो बातें, एकता और कृतज्ञता, एकता और कृतज्ञता, प्रार्थना। तो मुझे आप एक बात बताइए कि ये ग्रुप अपनी इस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रखने के लिए ये प्रैक्टिसेस फॉलो होती रहें, इसे इंश्योर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसे इंश्योर करने के लिए वो प्रत्येक इंडिविजुअल जो उस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, और जो हर इंडिविजुअल नया आएगा उस ग्रुप में, शादी के वाया आएगा या फिर जन्म के वाया आएगा, जैसे भी उस ग्रुप में आएगा, ये इंश्योर करेंगे कि नहीं कि उस इंडिविजुअल को भी ये बताई जाए मान्यताएं, ये संस्कृति, ये विचार, ये मान्यताएं उसे भी पता होनी चाहिए और वो भी इसे फॉलो करे। ऐसा होगा ना? तो एक्चुअली में जब हम ये इंश्योर करने लग जाते हैं कि हर इंडिविजुअल एक डिस्टिंक्ट मैनर में सर्टेन एरियाज के अंदर बिहेव करे, चीज़ों को फॉलो करे, जब हम ये इंश्योर करने लग जाते हैं तो फिर हम कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ नॉर्म्स बनाते हैं। वो रूल्स, वो नॉर्म्स इंडिविजुअल के बिहेवियर को और इंडिविजुअल की उस कम्युनिटी या सोसाइटी से जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को एक डिफाइंड पैटर्न पे इस्टेब्लिश करते हैं। वो रूल्स और वो नॉर्म्स और उस इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है और उस इंडिविजुअल की जो इंटरेक्शन है उस ग्रुप के साथ या उस कम्युनिटी के साथ, या आप यूँ कहिए उस सोसाइटी के साथ, उसे एक डिफाइंड प्री डिटर्मिन्ड पैटर्न पे इस्टेब्लिश करा देते हैं, जिसके तहत वह व्यक्ति ये जान पा रहा होता है कि मुझे अपने बड़े बुजुर्गों को कैसे नमन करना है, हमें कैसे, किन से कैसे सीखना है। मतलब आपके व्यवहार क्या हो सामाजिक, आपका पारिवारिक व्यवहार क्या हो, आपके रीति रिवाज क्या हो, आपके त्यौहार क्या हों, त्योहारों में आपके रिवाज क्या हों, आपकी मान्यताएं कैसी हों, आप किस तरह से उस समाज से जुड़ी हुई संस्थाओं को और उस समाज में एग्जिस्ट कर रहे इंडिविजुअल्स को सम्मान दें या किस तरह से उनके साथ डील करें। ये सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। और ये जो समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है, खाली एक्सपेक्ट नहीं करता है, इंश्योर करता है कि आप वैसा करेंगे। इसे इंश्योर करने के लिए समाज तमाम चीज़ों का निर्माण करता है, और वो चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है द सोशल इंस्टीट्यूशंस। वो सोशल इंस्टीट्यूशंस फैमिली हो सकती हैं, वो सोशल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, स्कूल, कॉलेजेस। वो सोशल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होती हैं। इवन इकोनॉमी भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट भी सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। तो दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस आर देयर, और ये सोशल इंस्टीट्यूशंस ये इंश्योर कराती हैं बचपन से लेकर के कि भाई व्यक्ति की सोशलाइजेशन किस फॉर्म में हो। सोशलाइजेशन का मतलब आप जो अपने सराउंडिंग्स को लेकर के, चीज़ों को लेकर के जो मीनिंग्स डेवलप करते हैं, वो मीनिंग्स डेवलप करवाने का जो ये प्रोसेस है, ये सोशलाइजेशन है। आप एप्पल को एप्पल कह रहे हैं, ये एक सिस्टम है। आप माँ को माँ कह रहे हैं, बहन को बहन मान रहे हैं, ये सोशलाइजेशन का रिज़ल्ट है। अगर ऐसा सोशलाइजेशन ना हो तो ये असंभव है। फिर क्या माँ बहन है, मुझे बताइए क्या अंतर है? फिर भाई बहन कहाँ क्या है? मतलब ये तो सोशलाइजेशन की देन है। तो सोशलाइजेशन आपको मीनिंग डेवलप करना सिखाती है नई अलग अलग चीज़ों में। ये जो आपने मीनिंग्स डेवलप किए हैं, यही जर्नी आपको जानवर से मनुष्य की तरफ ले जाती है। यही जर्नी आपको सिर्फ बॉडी ग्रोथ नहीं, बॉडी ग्रोथ तो एक सर्टेन एज में जाके रुक जाने वाला है। आपकी जो मेंटल ग्रोथ है, आपकी जो ग्रोथ ऑफ थॉट्स है, आपकी जो क्रिटिकल अप्रोच है, आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, कॉग्निटिव पावर्स हैं, वो सब कुछ डेवलप होने के पीछे जिम्मेदारी है इस प्रक्रिया की, जिस प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन कहते हैं, कि आपको चीज़ों में मीनिंग डेवलप करना सिखाना।
और ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना है। बुनियादी स्तर पर ये काम, बिल्कुल शुरुआती स्तर पे काम परिवार कराता है। परिवार आपको चीज़ें बताता है, ये खाना है, ये बाथरूम ऐसे जाना है, ये पापा, ये मम्मी, ये मामू, ये चाचू, ये ऐसा करके ये मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ऐसा सब बताते हैं। उससे ऊपर फिर परिवार का स्किल सेट नहीं है, क्योंकि अब आपको फिनोमिनास बताने हैं डीप कि ये प्रेसिपिटेशन है, ये रेनफॉल है, ये कंडेंसेशन है, एवेपोरेशन है, ये पॉलिटी है, ये सोसाइटी है। वो फिर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके आगे फिर कौशल है, वो फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स, वो फिर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो कुशलता देती हैं आपको कि आप अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकें। तो इस तरह से सोसाइटी ने पूरी इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं। ये इंस्टीट्यूशंस आपसे जो उम्मीद की जा रही है उस बतौर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उस उम्मीद पर आप खरे उतरें, इसे सुनिश्चित करते हुए आपको वो सब सिखाती हैं और बतलाती हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है। और फिर आप बतौर इंडिविजुअल उस सोसाइटी में सस्टेन हो पाते हैं, वरना नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप फिर उपयोगी नहीं रह पाएंगे। मान लो ऐसा समाज है जिसने आपको कोई परवरिश नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, कोई कौशल नहीं, तो आप इस सोसाइटी से अपने लिए लाइवलीहुड या ऑक्यूपेशन कैसे हासिल करेंगे? और फिर यहाँ पे तो सब चीज़ें पैसे से मिलती हैं, और हर चीज़ पे या तो कम्युनिटी का राइट है या प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट है। तो आप किसी का अमरूद तोड़ के भूख लगी खाएंगे तो आपकी तो फैंटी बहुत उतरेगी। जैसे आपको बहुत ऐसे सड़क पे ऐसे घूम रहे हो अनसोशलाइज्ड एकदम, और एकदम बहुत ज़ोर से भूख लगी, ऐसे करके अमरूद तोड़ लिया, तो फैंटी उतरेगी आपकी। या तो भाई अमरूद की कीमत दीजिए, या चुप करके अमरूद मत खाइए फिर, है ना। और या अगर आपकी बहुत बनी बनाई है इसकी, मैं कृपया अमरूद ले सकता हूँ, तो अगर बहुत अच्छा बातचीत की शैली अच्छी है और वो व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा व्यापारिक तौर पे नहीं उगाया, तो वो कह सकता है हाँ एक ले लीजिए। लेकिन रोज़ रोज़ अमरूद लेने पहुँच जाएंगे तो कहेगा भाई तेरा तो रोज़ का हो गया, भाई तू तो रोज़ चला आता है यार। तो वो फिर भिखमंगा टाइप आपको करार कर देंगे, और फिर आप महसूस करेंगे क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बचपन से ही पूरा प्रबंध करना है कि इसको योग्य बनाना, फिर आप अमरूद खरीद सकेंगे, फिर लोग बाग आपको अमरूद गिफ्ट करेंगे। जैसे आपने बता रखा है, लेबल लगा रखा है कि मुझे कुछ भी गिफ्ट मत करिए, मुझे अमरूद भेजिए, तो फिर लोग अमरूद भेजेंगे खुशी से, क्योंकि आप कुछ हैं। कुछ है का मतलब ये नहीं कि आपका बहुत बड़ा रुतबा है, आप लोगों के काम निकाल लेते हैं, ये बनी। इसका मतलब आप उपयोगी कंट्रीब्यूशन, उपयोगी रूप में वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप एबल हैं अपना ऑक्यूपेशन, अपना लाइवलीहुड फेच करने के लिए। कई लोग नहीं भी होते हैं, वो बाप दादों की संपत्ति पर चलते हैं, कुछ भी है, क्योंकि इंडिविजुअल से हम आगे फैमिली, और फैमिली एक कंटिन्यूस यूनिट होता है। तो उस कंटिन्यूस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो उसमें बिकॉज यू आर एफिलिएटेड टू दैट फैमिली, द बीइंग अ मेंबर ऑफ द फैमिली, आप उस फैमिली के रिसोर्सेज कंज्यूम कर सकते हो। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी एक यूनिट ने उस सोसाइटी में रिसोर्सेज क्रिएट किए होंगे, तभी ना कंज्यूम करोगे। आपने नहीं किए, चलो आपके बाप दादों ने किए हैं, पर आप नहीं कर रहे हो, आप खा पी जाओगे, आगे हाल आपके आने वालों का क्या होने वाला है, यही भी बड़ी बात है। ओके, तो समझिए आप कि ये कितना ज़रूरी हो जा रहा है फॉर द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल, फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल, व्हाई इट इज़ सो रिक्वायर्ड दैट सोसाइटी शुड बी देयर, जो आपके लिए ही रिसोर्सेज को नर्चर करने के लिए लेबर को डिवाइड करके रखती है, जो कि नियमों पर आधारित है, जो आपके लिए कई तरह से थॉट्स की कंटिन्यूस इंटरनल रिफाइनिंग की मदद से आपके सराउंडिंग को बेटर यूटिलाइज करने के पाथवेज क्रिएट करती है, टूल्स क्रिएट करती है, इक्विपमेंट्स और इम्प्लीमेंट्स डेवलप करती है, जिसकी बदौलत आपको बेहतर जीवन मिल सके। इसे बतौर कल्चर आपको वो इम्पार्ट करती है, और इसी कल्चरल डेवलपमेंट के कारण, इसी कल्चरल इनकल्केशन के कारण, इसी कल्चरल नॉलेज के कारण आप अपने लिए आगे बेहतर भविष्य हासिल करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। ये सब कुछ हो पाता है जब नियम होते हैं, ये सब कुछ हो पाता है जब उन नियमों को पालन कराने के लिए कुछ शक्तियाँ होती हैं, कुछ बल होते हैं। जैसे अच्छे बुरे का भेद होता है, पाप पुण्य का सिस्टम होता है, या कोई ना कोई पंथ की, धर्म की शक्तियाँ होती हैं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वैल्यू डालने के लिए कि ये नियम आप फॉलो करें। समाज प्रबंध करता है कि आपको समाज से बाहर कर दिया जाएगा अगर आप नहीं मानेंगे, तो आप सस्टेन ही नहीं कर सकते समाज से बाहर होकर के, ऐसा प्रबंध करता है। तो यहाँ से आपको एक नीड क्रिएट होती है सोसाइटी की, सोसाइटी आपकी ज़रूरत हो जाती है, सोसाइटी से ही आप एग्जिस्ट कर रहे हैं।
क्योंकि सोसाइटी ही आपको वहाँ से यहाँ तक लेकर के आई है। सोसाइटी एसोसिएटेड है नॉर्म्स, सोसाइटी के कुछ बिलीफ्स हैं, सोसाइटी की सर्टेन प्रैक्टिसेस हैं, सोसाइटी के कुछ कस्टम्स हैं, कुछ मैनर हैं, कुछ कल्चर्स हैं। ये सारे कस्टम, कल्चर, मैनर, ये सारे बिलीफ, ये सारी प्रैक्टिसेस, सारे नॉर्म्स, ये सारे रूल्स यही इंश्योर कराने के लिए हैं कि करना क्या है, कैसे करना है, करते रहना है, कब तक करना है। तो शादी हुई आपकी और आपके परिवारजन आपको लेकर के विशेष जगह पर माथा टिकाने ले गए। क्यों? उनका बिलीफ है कि यहाँ माथा टेकने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। इस बिलीफ के कारण ये प्रैक्टिस चलन में है तो आप कर रहे हैं। अगर आप एक छोटे से समुदाय के रूप में हैं, एक छोटा सा समाज है आपका, उसमें ये सभी की हो सकती है, ये सबका है। तो यहाँ पर आपका ये कल्चर है जो आप सारे आपस में शेयर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? मैंने यहाँ पे जानबूझ करके एक एंटिटी को माइनस किया है ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमें सोसाइटी और नेशन के बीच संवाद स्थापित करना है। मैंने कम्युनिटी को माइनस करके रखा हुआ है। मैं कम्युनिटी अभी मैंने इन्वॉल्व ही नहीं करा है, मैंने कम्युनिटी की जगह सीधे सोसाइटी शब्द इस्तेमाल किया है। ओके, वी कैन नॉट गो टू द कम्युनिटी, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी आप इतना समझें। इज दैट क्लियर? तो दिस इज व्हाट द सोसाइटी। सो सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ही क्या है? यू बोथ आर पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। द शेयर्ड कल्चर। शेयर्ड कल्चर मतलब द शेयर्ड बिलीफ, शेयर्ड प्रैक्टिसेस, शेयर्ड एक्टिविटीज़, शेयर्ड रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें शेयर्ड हैं आपकी। कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें? अभी एक चीज़, इज दैट क्लियर? सोच करके देखिए कि ये एक सोसाइटी, यहाँ पर पहले हम इसे एक सिंगल सोसाइटी में लेकर के चलते हैं, फिर हम विल डिस्कस इट टू द अदर सोसाइटी एज वेल। सपोज दिस इज वन सोसाइटी, दिस इज एग्जिस्टिंग लाइक इट, ओके, लाइक दिस। अब इसी सोसाइटी के अंदर आप कितनी के ज़्यादा कॉमन चीज़ें इस्टेब्लिश कर देंगे सभी के बीच में? नहीं हो सकती। नेचुरली कई तरह की डाइवर्सिटीज़ जन्म लेंगी। तो माइट बी सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिटीज़। उदाहरण के तौर पर डाइवर्सिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। मैं बहुत सिंपल टर्म में यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि समय दर समय बदलते बदलते जनरेशन्स बदल रही हैं, और ऐसे में एक जनरेशन है, मान लीजिए कि जो पोते हैं, दोते हैं, उनकी जनरेशन है, और पीछे दादे और नानों की जनरेशन है। इन दोनों के बीच में सेम समाज को लेकर के, समाज से इन दोनों की जो उम्मीदें हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी विविधता है, यानी कि काफ़ी विरोध है। दोनों ही इस समाज से अलग चीज़ों की उम्मीद लगाते हैं, दोनों ही समाज को अलग तरीके से देखते हैं। ये एक का मानना है कि मुझे ये समाज काफ़ी हद तक इंडिविजुअली बिहेव करने के लिए फ्रीडम देता है, नहीं तो देनी चाहिए। दिस सोसाइटी शुड प्रोवाइड दैट फ्रीडम टू मी, दैट आई कैन थिंक फ्रीली। मुझे जो काम करने हैं, मुझे जिस तरह से जो जीवन जीना है, मुझे वो तय करना है, मुझे इसका अधिकार है। लेकिन एक समुदाय ऐसा, एक उसी के अंदर एक जनरेशन ऐसी है जो ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी तो अप्रोच बहुत ज़्यादा रेडिकल हो गई, आप तो हमारी मान्यताओं से, हमारे विचारों से विस्थापित हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। इस तरह से तो हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं नो, हम आइडेंटिटी की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप उन प्रैक्टिसेस को, उन बिलीव्स को, उन रिचुअल्स को, उन कस्टम्स को और मैनर्स को निभाते हैं, हम उन्हें उस तरह से नहीं निभाना चाहते। हम उनमें कई तरह की मॉडिफिकेशंस चाहते हैं, हम उन्हें बहुत ही ब्रॉड लेवल पर देखते हैं, और हम ये मानते हैं कि व्यवहार में चीज़ें होनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा उसे फिज़िकली एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, हम उन चीज़ों को अपने व्यवहार में रखना चाहते हैं, और हमारे व्यवहार में है वो चीज़ें। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही एक ही समाज से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। देयर इज़ अ डिफरेंस। इज़ दैट क्लियर? ये तो एक ही समाज में आई हुई परिवर्तन है, और एक ही समाज में व्याप्त उस समय की ये एक विविधता है। बिकॉज द डिफरेंसेस आर देयर, एंड दिस डिफरेंसेस आर ऑफ कैटेगरी ऑफ डाइवर्सिटी।
तो डाइवर्स सिस्टम है दोनों के लिविंग का। एक का मानना ये है कि भाई उसकी जो विश्वास हैं, उसके जो मत हैं, उसकी जो आस्था है वो बहुत ज़्यादा इंट्रिंसिक है उसके बिहेवियर और कंडक्ट में। लेकिन दूसरे मानते हैं कि हमें रिचुअलिस्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें उन्हें नित्य के रूप में करना चाहिए, नित्य नेम के रूप में करना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो मटेरियल, फिजिकल, प्रैक्टिकल होना चाहिए। दोनों में ये अंतर है। लेकिन एक बात सोची जाए, अगर लॉजिकली अगर हम ये कंसिडर करें तो आप ये बात ज़रा समझिए, बाय एंड लार्ज दोनों ही की जो पिछोकड़ है, यानी कि जो दोनों की हिस्ट्री है, वो तो शेयर्ड ही है, उसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। अल्टीमेटली दोनों ही की जो भविष्य को लेकर के एस्पिरेशन है वो भी सेम ही। दोनों ही की जो एथनिसिटी के बेसिस पर पहचान है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो रिलीजन ही है, वह भी सेम है, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो अगर हम ये चीज़ें नोटिस करें तो इन दोनों में बहुत सी चीज़ें क्लियरली इस्टेब्लिश्ड हैं कि कॉमन है। डाइवर्सिटी किसी भी सोसाइटी को एनरिच करती है, डाइवर्सिटी किसी भी सोसाइटी की सस्टेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन डाइवर्सिटी में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। जब डाइवर्सिटी में कॉन्फ्लिक्ट हो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हमें ये फाइंड आउट करना ज़रूरी हो जाता है कि इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन ग्राउंड्स क्या हैं, इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। ये जब हम कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्लियर होता है कि इनकी हिस्टोरिकल जर्नी, इनकी हिस्ट्री कॉमन है। हमें फाइंड आउट होता है कि बाय एंड लार्ज इनकी जो भविष्य को लेकर के आकांक्षाएं हैं, इनकी एस्पिरेशंस भी कॉमन ही हैं। हमें ये पता चलता है कि जो इनकी एथनिसिटी है, यानी कि इनकी संस्कृति से जुड़ी हुई पहचानें भी कॉमन ही हैं। ये सारी चीज़ें जब हम कॉमन रूप में इस्टेब्लिश करने में सफल हो जाते हैं तब हम ये कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि ये अल्टीमेटली शेयर्ड आइडेंटिटी शेयर करते हैं। हो सकता है कि इनमें काफ़ी चीज़ों में इस समय विविधता है, काफ़ी चीज़ों में इस समय में अंतर भी है। हो सकता है कि एक्चुअली में ये कल्चर शेयर ना करते हो, लेकिन आइडेंटिटी इनकी कॉमन है, दे आर शेयरिंग द आइडेंटिटी। जब हम शेयर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं तब हम नेशन की बात करते हैं, जब हम शेयर्ड कल्चर की बात कर रहे हैं तब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये एक ही सोसाइटी के अंदर समझाया तो यही सोसाइटी नेशन के तौर पर भी क्वालिफाई हो सकती है। बट हम इसको थोड़ा सा इंडियाई कॉन्टेक्स्ट में समझाएं तो आपको और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने ये एक इंडिविजुअल और उसके साथ जुड़े ग्रुप से सोसाइटी बनाई। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये दिस इज़ वन सोसाइटी, सोसाइटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया doing a particular type of agriculture, following particular type of god, following particular type of language, rituals, custom, culture, manners, following all these things, okay, they are following them. इनसे अलग this is the another society, ये society A है, this is society B. Now this particular society having distinct culture from this society. सोसाइटी बी का कल्चर सोसाइटी ए से डिस्टिंक्ट है। सोसाइटी बी का जो रीजनल आइडेंटिटी है वो बिल्कुल अलग है सोसाइटी ए से। सोसाइटी बी की जो लैंग्वेज है वो अलग है। सोसाइटी बी की जो रिलीजियस बिलीफ हैं वो भी अलग हैं। सोसाइटी बी की जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनमें भी अंतर है। ये सब चीज़ों का अंतर है। लेकिन ये भी सोसाइटी है क्योंकि इसको बिलोंग करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो तो आपस में इस सोसाइटी से जुड़े हुए कल्चर शेयर कर ही रहे हैं। सो सोसाइटी बी इज़ अ सोसाइटी बी बिकॉज द इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू दैट सोसाइटी अल्टीमेटली शेयरिंग द कॉमन कल्चर. So common cultural practices are there, but they are not exactly sharing that common culture with the society A.
So here two different societies are there, the society A, society B, in context of the common culture. Is that clear? But there are similarities. What kind of similarities are? I want to tell you those similarities. Okay. Now understand the similarities. These both of the societies experienced some sort of common history. Okay. Now what kind of common history they have shared? Okay. So the both of the societies are ultimately part of a very comprehensive ancient civilization. They are part of very comprehensive ancient civilization. Both are the part of that civilization in the historical past. Both of the societies are existing in a cultural entity from that period till this date. So cultural continuity is also there. There is a cultural continuity also. आपके सामने ही है. अगर इंडिया को आप सिंपली दो भागों में भी देखें, जो कि मैं कभी नहीं देखना चाहता, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सिविलाइजेशनली तो एक कल्चरल कॉन्टीन्यूटी एग्जिस्ट कर ही रही है. कितना पुराना है तमिल कल्चर, और अगर आप देखें तो उससे भी पुराने ट्रेसेस कितना पुराना है संस्कृत कल्चर. तो हमारी एक सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस है कंटिन्यूटी में. मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया हमारी, मैं कुछ और एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ. तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक शेयर्ड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी तो इनकी है ही है, इन दो सोसाइटीज़ की, सोसाइटी ए, सोसाइटी बी की. पॉसिबिलिटी इज़ कि वो बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है. पॉसिबिलिटी इज़ कि वो कल्चरली कंटिन्यूस मैनर में एग्जिस्ट कर रही. ये है कि नहीं? दिस इज़ वन थिंग. सेकेंड एस्पेक्ट में अगर आप इसे देखें तो हो सकता है उनकी रीसेंट हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा शेयर्ड हो, जैसे कि उन्होंने एक समान रूप में एक ही कारण से दमन सहा हो उपनिवेशवाद का, कॉलोनियल रूलर्स का, कॉलोनियलिज्म के कारण. और वो कारण यही होगा कि वो एक ऐसे लैंड का पार्ट हैं, एक ऐसे सिविलाइजेशन का पार्ट हैं, एक ऐसे कल्चर का पार्ट हैं जिसे कॉलोनियलिस्ट एक डेकोरेटेड, डेवलप्ड, सिविलाइज्ड कल्चर नहीं मानते. वो इन्हें एक सिंगुलर एंटिटी की तरह ही काउंट कर रहे हैं. बिकॉज जनरली ये एक सिंगुलर एंटिटी हैं भी, क्योंकि जो इनकी सिविलाइजेशनल ट्रेट्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, और वो होनी ही हैं क्योंकि इनकी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री शेयर्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. तो इस तरह से इन्हें दमन भी एक जैसा सहना पड़ा, यानी कि इनकी जो कॉलोनियलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन हुई बड़ी सिमिलर मैनर में हुई. उसके आउटकम इन कम्युनिटीज़ के लिए भी बहुत सिमिलर ही आए. सोसाइटी ए, सोसाइटी बी, दोनों के लिए ही आउटकम सिमिलर आए. आप सोसाइटी ए, सोसाइटी बी को वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया की सोसाइटी, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की सोसाइटी, इस तरह से किसी भी सोसाइटी के रूप में आप देख लीजिए ब्रॉड टर्म्स में. तो जो कॉलोनियल आउटकम्स हैं वो तो सेम ही आए दोनों के लिए. तो दोनों ही सोसाइटीज़ ने, अगर आप थोड़ा नोटिस करें, तो अपने लिए सेम ही फ्यूचर एस्पिरेशन इमेजिन की, और वो ये कि एक आज़ाद समाज, एक आज़ाद भूमि, जिस आज़ाद समाज में, जिस आज़ाद भूमि में अपना भविष्य तय करने के इनके पास आज़ाद अधिकार होंगे. और ऐसे में ये आज़ादी, ये अधिकार, भविष्य तय करने से जुड़े हुए ये पक्ष तभी इंटैक्ट रह सकते हैं अगर इनके पास अपनी एक शासन की व्यवस्था होगी, अगर इनके पास अपना एक राज्य होगा. यानी कि इनकी जो मौजूदा रूप में इनका अस्तित्व है, इनकी जो संस्कृति है, इसे अगर ये निरंतरता में आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, कंटिन्यूटी में आगे मेंटेन रखना चाहते हैं, इसे ये एनरिच करना चाहते हैं, इसकी एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लैंग्वेज, कस्टम, कल्चर, मैनर, एवरीथिंग, उसके लिए इन्हें इनसे जुड़े हुए नियम, कानून, सब संसाधनों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी. और उसके लिए ये सब करने की जो शक्ति होती है, जिसे हम सत्ता कहते हैं, उस सत्ता का निर्धारण ये स्वयं करें. वो सत्ता इनकी होनी चाहिए, यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार होना चाहिए, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार होना चाहिए, यानी कि
अपनी एक शासन व्यवस्था और एक राज्य होना चाहिए, स्टेट, ऐसा ये मान रहे हैं। भविष्य उज्जवल हो, विकास के अवसर सबको मिलें, बेहतर रोजगार मिले, बहुत सारे भेदभाव हैं जिसके कारण समाज पिछड़ा, समानता हो, आज़ाद हो, संसाधनों पर हमारा स्वयं का अधिकार हो। इस तरह की कॉमन फ्यूचर एस्पिरेशंस हैं इनकी। आप ज़रा नोटिस करें तो ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है इनमें। इज़ दैट क्लियर? और सही मायने में अगर आप देखें तो ये मानते हैं, सोसाइटी ये मानती है कि हमारे बीच विचारों की आज़ादी थी, जिस आज़ादी के कारण विचारों में विविधता भी थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में हमारे बीच विविध विचारों की स्वीकार्यता थी, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स एंड ओपिनियंस की एक्सेप्टेबिलिटी थी, एक टॉलरेंस था, एक सहिष्णु समाज था हमारा कि नए विचारों के प्रति, विविध विचारों के प्रति हम ओपन रहते थे, रिसेप्टिव थे, हम उन्हें जांचते थे, जानते थे, समझते थे, परखते थे, और अगर उपयोगी है, लाभकारी है, विकासकारी है, हम उसे अपनाते भी थे। हम व्यक्ति की सामाजिक के साथ साथ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को भी एक्नॉलेज करते थे। हमने ऐसे कई प्रावधान बनाए थे। इसका मतलब ये सोसाइटी ए और सोसाइटी बी दोनों अपने अपने केसेस में ऐसा मान रही हैं। इसका मतलब ये सोसाइटी इस बात को, दोनों सोसाइटीज़ इस बात को एक्नॉलेज करती हैं और दोनों में ये कॉमन चीज़ ट्रेस होती है कि ये दोनों ही डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करती हैं और चेरिश करती हैं। यानी कि ये दोनों ही कंपोजिट कल्चर में बिलीव करती हैं, यानी कि इनके विचारों में टॉलरेंस का सिद्धांत है, यानी कि इनके विचारों में डाइवर्सिटी और ऑफ ओपिनियन और थॉट्स का एक विचार तो है, यानी वो इन चीज़ों को समर्थन करते हैं, ये कंपोजिट कल्चर में विश्वास रखते हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो शुरुआती तौर में जब हमने सोसाइटी ए को देखा था, फिर हमने सोसाइटी बी को देखा था, सोसाइटी ए के जो जन थे, जो लोग थे, सदस्य थे, वो आपस में कुछ कॉमन शेयर करते थे और वो उनका कल्चर था। सोसाइटी ए ही के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा तो उसमें भीतरी रूप में एक डाइवर्सिटी भी आई, विविधता भी आई। फिर हमने देखा उसी के बगल में एक सोसाइटी बी भी है। सोसाइटी बी सोसाइटी ए के साथ कॉमन कल्चर शेयर करे ऐसा है नहीं, ज़रूरी नहीं, ऐसा है नहीं और ज़रूरी नहीं। सोसाइटी बी का कल्चर अलग है। सोसाइटी बी हो सकता है एनिमिज्म में बिलीव करती हो, सोसाइटी बी में हो सकता है संसाधनों का जो सक्सेसरशिप का राइट है, जो हस्तांतरण होता है आगे, हो सकता है वो मैट्रिलिनियल हो, वो माँ के पक्ष से आगे जाता हो। सोसाइटी बी में हो सकता है प्रकृति के साथ मिलकर के जीना, प्राकृतिक जीवन को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा हो। लेकिन सोसाइटी ए हो सकता है पैट्रिलिनियल पैटर्न ऑफ सक्सेसरशिप को अपनाती हो। सोसाइटी ए हो सकता है कि प्रकृति का यूटिलाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए करना चाहती हो और वो कर भी रही है। सोसाइटी ए हो सकता है कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ रिलीजन को फॉलो कर रही हो, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस, जिसमें डीटीज़ हो सकता है प्रोमिनेंट हो, जिसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें टेम्पल ऑफ वर्शिप हो सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स हो सकती हैं जिनकी ऑर्डेन को मानना है, जिसमें प्रीस्ट हो सकते हैं जो आपको उस रिलीजन में इनिशिएट करते हैं या जो उसकी इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं या उसे फॉलो कराते हैं। दोनों सोसाइटीज़ में आपस में कल्चर शेयरिंग नहीं थी, कल्चरली वो सिमिलर नहीं है, उनमें फ़र्क है। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, दोनों एक शेयर्ड आइडेंटिटी रख रहे हैं, कॉमन है उनकी आइडेंटिटी इस कॉन्टेक्स्ट में कि शेयर्ड हिस्ट्री रही है इनकी। शेयर्ड हिस्ट्री ऐसे रही होगी, अगर एक तरफ से ही ट्रेस करना शुरू करें, कि जो बुनियादी मान्यताएं हैं, जो बुनियादी विचार हैं, उनमें एक रूपता नज़र आती है। एक वर्ग विकास करता गया उसमें, दूसरा अभी भी उसी
शुरुआती प्रिमिटिव वर्जन में उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप को देखें, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ देवी देवता को देखें, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर वर्शिप को देखें, तो दोनों में एग्जिस्ट कर रही है। एक में वो और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हुई, दूसरे में आज भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और प्रिमिटिव फॉर्म में है, लेकिन है, एग्जिस्ट कर रही है। दोनों ही के ओरिजिन ट्रेस हो रहे हैं एक कॉमन सोर्स से, और आगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी कॉमन ट्रेस हो रही है। दोनों ही ने कॉमन सप्रेशन फील किया है कॉलोनियल रूल के हाथों, और दोनों ही के कॉमन एस्पिरेशंस भी हैं फ्यूचर को लेकर के। तो अल्टीमेटली अगर हमें इस तरह की आइडेंटिटीज़ नज़र आ रही हैं दोनों की, और दोनों में हम ये देख पा रहे हैं कि आइडेंटिटीज़ कॉमन हैं, शेयर्ड हैं, इन ग्राउंड्स पे जो मैंने अभी डिस्कस की, हम इसे एक राष्ट्र का हिस्सा मान सकते हैं, हम इसे एक नेशन का अंग मान सकते हैं। नाउ दे आर पार्ट ऑफ अ नेशन। दोनों की एक दूसरे के प्रति एक इमोशनल कनेक्टिविटी, एक इमोशनल बॉन्डिंग है। यही इमोशनल कनेक्टिविटी, यही इमोशनल बॉन्ड आप में पैट्रियटिज्म के रूप में जन्म लेता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर किसी विदेशी शक्ति ने किसी भी रूप में, मान लीजिए कि सोसाइटी बी जो कि बहुत ही प्रिमिटिव कल्चर से बिलोंग करती है, उन लोगों पर आक्रमण किया किसी बॉर्डर एरिया में, तो इसे बाकी की सोसाइटी जो कि सोसाइटी ए है उसके सभी सदस्य अपनों पे हमला मान रहे हैं, अपने लोगों पे हमला मान रहे हैं, क्योंकि इनका उनके साथ एक बॉन्ड है। वो बॉन्ड डेवलप हुआ है, आर्टिफिशियल नहीं, वो जेन्युइन है, और उसे आइडेंटिफाई ज़रूर किसी ने कभी कराया होगा, पहचान ज़रूर करवाई होगी, पर अब जो है तो वो बहुत जेन्युइन है, बहुत ही इंट्रिंसिक है आपके थॉट प्रोसेस में। और वो बॉन्ड इसी बात का है, यू हैव इमोशनल टाइज, यू हैव इमोशनल बॉन्ड्स। मतलब यहाँ पर आपकी जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं वो किसी भी तरह की कोई फॉल्ट लाइन नहीं है जो आपके अंदर ऐसा भेद पैदा कर रही हैं कि आप एक दूसरे के साथ टाइज नहीं रख पा रहे। दोज डाइवर्सिटीज़ आर एग्जैक्टली द टाइज, दे आर नॉट द फॉल्ट लाइन्स टू डिवाइड यू, दे आर एग्जैक्टली द टाइज टू बॉन्ड यू टुगेदर, because both are respecting the existence of each other, both are respecting the idea of diversity, both are respecting the idea of tolerance, and both are identifying themselves with the common historical past, the common forefathers, the common ancestors. They are identifying that. So the society A will definitely react if there will be any attack on society B, because they have some shared identities, something common between both of them. So they will definitely consider that attack a kind of assault on themselves. If that attack will happen on society B, society A will consider that attack as a kind of assault on themselves, and they will stand by, they will participate, or they will cooperate with the society B to confront that attack. Why they are doing this? Because they, after having the cultural distinctiveness, after having the existence in the form of two distinct societies, still they are united due to some common identities. The common identities are the shared identities. Those shared identities are important. Definitely we need some visionary people, we need some proactive leaders which are required to cement, to forge, to strengthen these realizations about the identities, the common identities. In case of India, the people, those who participated in the freedom struggle, they worked hard for the purpose of instilling that realization amongst the people that you all belong to the same nation, because you have shared identities.
एंड दीज आर द आइडेंटिटीज। आप सभी माँ भारती की संतानें हैं, ऐसा आपको समझाया गया। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये किया गया और ये हो सकता था इसलिए किया गया, ये लोगों में ही था, इसे उजागर किया गया। ये कोई फॉर्स्ड कंसेप्ट नहीं है, उजागर किया गया, लोगों के सामने रखा गया। तो भारत के क्लासिकल एग्जाम्पल है। भारत अलग अलग समाजों के रूप में था। देयर वर मैनी सोसाइटीज इन इंडिया। आप ऐसा मानिए कि देयर वर मैनी कल्चरल ग्रुप्स इन इंडिया, बिकॉज सोसाइटीज हैविंग कॉमन कल्चर, उनकी शेयर्ड कल्चर होता है। यूर हैविंग different cultural groups were there in India. But what happened when Britishers, I simply consider here Britishers, okay, I will not go beyond that. When Britishers attacked Bengal in the Battle of Plassey, the people of Awadh, the people of Mathura, the people of Marathwada ilaka, the Marathas, the people of Sapt Sindhu, Punjab, the people of Travancore, Mysuru, they were behaving indifferently to that attack. Why? Because they were considering that, okay, this is the attack against the people living in Bengal, the Bengalis or the people of that particular society. We have nothing to do with it, with that. Britishers were acquainted enough with this identity of the people in this country, so they attacked bit by bit, parcel by parcel, land by land. So they defeated the wholesome Indian society, culture by culture, group by group. They defeated them. First, the people of Bengal, the Battle of Plassey, then the United Powers of Bengal, Awadh, and the Mughals in the Buxar, and then the Mysuru, then Travancore, then Marathas, then Sikh. So you can understand that Anglo-Sikh war, Anglo-Maratha war, Anglo-Mysore war, different wars were there. And only that society is participating into that war. Not other societies are confronting it. Not other societies are properly protesting it. That is the one thing. So the people of United Province in the form of soldiers, they were participating wholeheartedly in the Anglo-Sikh war and suppressing the Sikhs. Why they were doing that? They claimed that the Sikhs, the people from that, not Sikh, the people from the land of Punjab participated wholeheartedly in the suppression of the revolt of 1857. Why the Britishers suitably utilized divide and rule? Why? Because they have considered this diversity as a fault line, and they fostered that division, they supported that division, and they utilized it. Okay? But it was not the reality. Something else was required to awaken, to arouse the people. What was that required? The leaders having nationalistic view. So then emerged the leaders having nationalistic views, and that leadership is very important. You know them very well. Leaders associated with different revolts, different protests. Leaders associated with the Indian National Congress at that point of time. Leaders associated with different reform movements. So they somehow awakened the Indian societies, different cultural groups, that from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Arunachal, you are a one entity. You are Indian nation. You are a nation of Bharat Rashtra. So they awakened that sense of nationalism.
By realizing people that definitely we do belong to the shared society, common identities. So societies were there, cultural groups were there, they were having their own rules, the social structures, inculcating individual behavior in a particular manner, in a particular fashion, so that that particular individual can communicate, can behave in that particular society in a particular manner. They were doing that. But one society was limited to the one society or the member of that society. Another society was a different society. Then another society was a different society. But it was not the scenario. If you will go to the culture, if you will go to the religion, if you will go to the language, then you can experience the common roots, the common identities. Yes, there are different versions of Ramayana pan India. Yes, there are different languages associated with those versions of Ramayana. But the central theme, the central role, the central leader of that Ramayana is somewhere same. So it is ultimately the thing that the cultural history was common. With the passage of time, India developed a way of life. The Bharata having very distinct way of life. A way of life having high level of tolerance. Way of life respecting the diversity of ideas, diversity of beliefs, diversity of practices, respecting your beliefs, your practices, your culture. That was the way of life of this land of different rivers. With the passage of time, different cultural groups, or you can say that different cultural streams, entered into this land of wide range of rivers and mountains. And those streams ultimately intermingled into the already existing culture. They intermingled into it. And cultural diversity expanded. Multiculturalism expanded. It enriched, and they were becoming part of the way of life of India. They were all becoming part of the way of life of India. They all were living freely, they all were enjoying their cultural practices, their beliefs freely. So ultimately, all different culture, all different religions, they somehow entered into India, embedded into the Indian culture. They contributed into the becoming of Indian culture, and they gained a lot from the Indian culture. And the interplay of all this is the Indian culture. That's the aspect. So we have a common identity. The identity of this composite culture existence. So it became the basis of the origin of, or you can say of the realization of, the idea of nation. The idea of Indian nation is based on the composite culture, not a singular unified culture. No, not a singular not a singular homogeneous culture. Majority of the nationalities, you can say the nations, they were based on a very homogeneous cultural identities. That Greece is for the Greek people, that Italy is for the Italians, that Spain is for Spanish, that German is for Germanic, that Poland is for Polish. India was not like that. It's a different thing. So the societies in particularly Europe, now they are living as a state. First the societies converted them into the nation. They converted them into the nation, then they promoted their idea of self-determination, and then they established the state, the nation-state concept.
They were very homogeneous. The basis of their becoming the nation was very homogeneous identity. So not much issues were there. But our idea of nation is different. It is the idea of very rooted into the Indian culture, that is the idea of composite culture. Our nation is based on that identity. But being different societies, definitely you are different societies. The society, being a cultural group of Punjab, is different than the society of Marathas, than the society of Bengalis. The Bengali people, they have their own society. They have cultural similarities, shared culture amongst the Bengalis. The Punjabis, they have different cultural identity. And that is due by to recognize all those cultural identities even in this one nation. We have accorded them a state, a political entity based on the cultures. हमारे देश में एक स्टेट है, द स्टेट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट. उस एक इंडियन स्टेट में देयर आर स्टेट्स. हमने विविध समाजों से एक ऐसे समाज की रचना की है जो समाज उत्तीर्ण हुआ, राष्ट्र बनने के काबिल हुआ, राष्ट्र बना. और उस राष्ट्र का आज एक राज्य है, भारतीय राज्य, वह भारतीय राष्ट्र. लेकिन वह भारतीय राष्ट्र ये नहीं भूला कि इस भारतीय राष्ट्र की नींव विविध संस्कृतियों पर आधारित है. तो विविध संस्कृतियाँ विविध समाजों के रूप में, और उन विविध समाजों के लिए उस एक भारतीय राष्ट्र के अंदर जो एक भारतीय राज्य बनाया, उसके लिए उस एक भारतीय राज्य के भीतर अनेक प्रांतीय राज्यों का प्रावधान है, जिसमें सॉवरेनिटी भारतीय की है, भारतीय राष्ट्र की है, और वो भारतीय राज्य की होगी. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. तो इसलिए लिंग्विस्टिक स्टेट बने हैं, आपके सामने हैं, वो कल्चरल आइडेंटिटीज़ को ही एक्नॉलेज करने के लिए बने. और दिस इज द मेन रीज़न कि दैट पंजाब प्रपोज्ड द बाइफर्केशन ऑफ पंजाब इन 1960s एंड इट हैपेंड इन 1 नवंबर 1966. पंजाब ने बहुत सी चीज़ें गंवाई, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, टेरिटरी, लैंड, बहुत सारी चीज़ें. लेकिन हासिल क्या किया? वो ये हासिल किया कि पंजाब अपने लिए एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहता था फॉर अ डिस्टिंक्ट कल्चर, द कल्चर ऑफ पंजाब, पंजाबी कल्चर. और वो उसने अचीव किया. वो हमारे देश में है चीज़ें. तो हमने सोसाइटल डाइवर्सिटी को, सोसाइटल डिस्टिंक्टिवनेस को एक्नॉलेज किया. और वो अपने लिए भारतीय राज्य से बाहर अलग राज्यों की मांग ना करने लग जाएं. हमने भारतीय राज्य के ही भीतर प्रबंध करके उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता बनी रह जाए, कल्चरल ऑटोनॉमी बनी रह जाए, इसके लिए उन्हें हमने कल्चरल पॉलिटिकल एंटिटी दी, स्टेट्स दिए हैं. बियॉन्ड दैट हमने कोशिश की कि हम इंडियन लोगों के बीच यूनिटी और इंटीग्रिटी बढ़ा दें, इंटीग्रेशन करें, यूनिटी को बढ़ाएं. और ये प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, ये चीज़ प्रमोट की गई है. हमने कोशिश की कि हम लोगों के बीच में एक राष्ट्रीय पहचान लेकर के आएँ, हम फॉस्टर करें उनकी नेशनल आइडेंटिटी को. और इसके लिए प्रयास बहुत लंबे समय से होते रहे और हमने इस चीज़ को पाया भी, हासिल भी किया. और इसलिए हम शेयर्ड कल्चर से बनी इन डिस्टिंक्ट सोसाइटीज़ को शेयर्ड आइडेंटिटी में भी पहचान दिला पाने में सफल हुए कि आपकी पहचान सिर्फ अपने समुदाय समाज से नहीं है, ड्यू टू योर शेयर्ड कल्चर. आप देखिए तो इस समाज की उस समाज से, उस समाज की उस समाज से, हर समाज की एक दूसरे के साथ एक कॉमन आइडेंटिटी, एक शेयर्ड आइडेंटिटी है. आप पहचानिए इन पहलुओं में है और आप क्वालिफाई होते हैं कि आप अपनी एक यूनिफाइड आइडेंटिटी को भी समझें. वो राष्ट्र होता है, दैट इज़ द नेशन. और जब आप नेशन बनते हैं तो आपके अंदर एक एस्पिरेशन होती है कि इस नेशनल आइडेंटिटी को, इस नेशन के विचारों को निरंतरता देने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपका अपना एक राज्य हो, एक स्टेट हो. नेशन स्टेट की भी बात करते हैं, वो एस्पायर करते हैं. इसे अगला कदम भी मान लिया जाता है कि अगला कदम यही होता है. इज़ दैट क्लियर? अगर आप देखें तो विश्व भर में हज़ारों वर्षों तक
ये एक ऐसी सोसाइटी जो खुद को ये क्वालिफाई कर चुकी थी, उनकी शेयर्ड आइडेंटिटी थी हिस्टोरिकल, उनके शेयर्ड विजन था, एस्पिरेशन थी फ्यूचर को लेकर के, उनकी शेयर्ड सफरिंग्स थी और उनके शेयर्ड ही बिलीफ थे, सब कुछ शेयर्ड था उनमें, उनकी शेयर्ड स्क्रिप्चर, शेयर्ड लैंग्वेज, शेयर एंसेस्ट्रलशिप, एवरीथिंग वाज शेयर्ड। दे क्वालिफाइड इनटू द नेशन लॉन्ग टाइम अगो। और आप उन्हें जानते हैं, द जूइश स्टेट 1948 की घटना है, लेकिन जूइश नेशन और नेशनैलिटी कब की घटना है? देखिए, हजारों साल बीत गए इस बात को। तो जूइश पीपल बतौर कल्चरल ग्रुप दुनिया भर में कई सोसाइटीज के साथ घुला मिला, उनके बीच रहा, उनके साथ काम किया, सब कुछ हुआ, लेकिन बतौर नेशनल आइडेंटिटी उन्होंने खुद को हमेशा इंटैक्ट रखा कि वी बिलोंग टू पर्टिकुलर नेशन। जैसे एक ज्यूइश अगर अफ्रीकन कंट्रीज में था, एक अगर मिडल ईस्ट में था, या एक अगर यूरोप में था, या एक अमेरिका में, वो जान रहे थे कि हम एक नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं, हम एक नेशन से बिलोंग करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द आइडिया। पर उनके पास स्टेट नहीं था, बाद में मिला उन्हें। ठीक इसी तरह से कुर्द हैं, कुर्द अपने आप को एक नेशन के रूप में मानते हैं। वो सीरिया में, तुर्की में, ईरान में, अलग अलग क्षेत्रों में फैले हैं। उनका मानना है कि हम इन अलग अलग स्टेट्स में हैं, द स्टेट ऑफ ईरान, द स्टेट ऑफ ईरान, द स्टेट ऑफ सीरिया, द स्टेट ऑफ तुर्की। वो तो अलग अलग राज्यों में विभाजित हैं, लेकिन वो खुद को एक नेशनैलिटी मानते हैं, वो खुद को एक नेशन कंसिडर करते हैं, और वो कहते हैं हमें अपना एक स्टेट बनाना है। आई बात समझ में? सो दे आर कंसिडरिंग देमसेल्फ अ वन सोसाइटी, एंड दैट सोसाइटी इज होमोजीनियस सोसाइटी एज पर देम। और वो उसी को आगे एक नेशन के लेवल पे क्वालिफाई करते हैं, ये कहते हुए कि बीइंग अ सोसाइटी हमारी शेयर्ड हिस्ट्री रही है, एंड दिस इज द इंडिकेटर और द मार्कर ऑफ बिकमिंग द नेशन, दैट इज अ शेयर आइडेंटिटी। शेयर्ड कल्चर से शेयर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री, दैट यू ऑल हैव शेयर्ड हिस्ट्री, दैट यू ऑल हैव shared history in context of everything, in context of civilization, in context of prosperity, then the decline, then the suppression, then everything. चाहे आपका एक्सोडस भी हुआ हो, वो भी आपकी शेयर्ड हिस्ट्री है। नाउ यू आर हैविंग शेयर्ड एस्पिरेशन। क्या हर कुर्द क्या चाहता है? एक राष्ट्र, एक राज्य बनाना। हर कुर्द का सपना क्या है? वह राज्य कुर्द संस्कृति को संरक्षित करे। हमें अपने तरीके से अपना समाज चलाने के अधिकार चाहिए, और उसके लिए राजनीतिक सत्ता और शक्ति हमारी होनी चाहिए। दैट इज व्हाट द थिंग इज। तो हियर द सोसाइटी इज होमोजीनियस, सो व्हाट कल्चर्स दे आर शेयरिंग, somehow they are also sharing the identities. This is the one example. Jewish were the another example. In Indian context, there were different cultures, there were different societies, but they were different cultures, they were different societies on the basis of something. What was that? The respect towards the diversity. Initially, ऐसा हो सकता है कि एक ही विचारधारा, एक ही मत से जुड़े, एक ही संप्रदाय से जुड़े लोग हों, लेकिन उसमें इस बात की स्वीकृति हो कि ईश्वर को ढूंढने के और भी मार्ग पहचान सकते तो कर लो, कोशिश पहचानो। और पहचानने की वजह से उन्होंने अलग सेक्ट बना लिए हों, और सेक्ट बना लिए हों, और अलग अलग प्रथाएं बना ली हों, अलग रिवाज कर लिए हों। हो सकता है थोड़ी दूर जाके अलग क्षेत्र में बस गए हो सकता है मौजूदा बोली भी अलग हो गई हो सकता है स्क्रिप्ट भी अलग हो गई हो, पर विचार तो ये करना है कि किस धारा से आ रहा है ये। तो विचार तो ये करना है ना कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है,
ये किस बड़ी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है, या विचार तो ये करना है ना, ये ट्रिब्यूटरी किस बड़ी रिवर में जाके मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है। एक संस्कृति की धारा है। तो ऐसे में भारत में अगर आप देखें तो तमाम विविधताएं, क्योंकि विविधता का आइडिया रूटेड है इंडियन सिविलाइजेशन में। बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, क्या दिक्कत है उसमें, आ सकता है। श्रमण आए हैं और उनका ट्रेडिशंस है, आगे बढ़ेंगे आप, सिखिज्म आया, ये सब विविध विचार आए हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि विविधता को स्वीकृति है, इसलिए आए हैं कि विविधता को नमन है, सम्मान है, और ऐसे में आते चले जाएंगे, और उसमें क्या दिक्कत है। ये हमारे डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट सोसाइटी हो जाने की निशानियां हैं, और मुझे लगता है कि इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो है कोई दिक्कत? किसी को है भारत में दिक्कत? नहीं है। तो हम एक राष्ट्र हैं, हमें राष्ट्र के रूप में पहचान करने में कितना बड़ा योगदान है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, है कि नहीं है? कितना बड़ा रोल है हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स का। कैसे उन्होंने हमें यह आभास कराया, कैसे हमें यह बताया हमारे नेशनल एंथम के अंदर कि हम कैसे एक हैं। हम अलग अलग रीजन से हैं, हम अलग अलग रिसोर्स एरिया से हैं, हम अलग अलग लैंग्वेज के हैं, लेकिन हम तो एक ही हैं, है कि नहीं? आप नेशनल एंथम अच्छे से समझिए, देखिए, आपको सब पता चल जाएगा कि हम सब एक। कैसे हमारे भूखंडों को चिन्हित किया गया कि कहाँ से कहाँ तक हम सब एक हैं। हमारी संस्कृति एक है, ये पहचान कराई गई। हमारी प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर एक है, ये हमें पहचान कराई गई। हम एक सभ्यता की संतानें हैं, हमें ये पहचान कराई गई। हमारी भाषाओं के मूल में जो जड़ है भाषा, वो एक है, हमें ये पहचान कराई गई। हमें ये सब चीज़ें समझाई गई। हम पर हुए उत्पीड़नों के कारण हमें पहचान कराए गए। हमारा विरोधी एक रहा, वो विचार था, उपनिवेशवाद का विचार था, अंग्रेज नहीं था। हमारे तो उनसे आज अच्छे रिश्ते हैं। वो उपनिवेशवाद था, वो साम्राज्यवाद था, हमने जिसका विरोध किया, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म का। हमें ये बताया गया, हमें समझाया गया। विविध विचार आ गए भारत में, लेफ्ट आइडियोलॉजी आई, राइट आइडियोलॉजी आई, सेंटर आइडियोलॉजी आई, आ जाने दो। विविध संप्रदाय भारत में आए, आ जाने दो। विविध संस्कृतियां भारत में पनप लेने दीजिए। वो मूल बिंदु क्या कॉमन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सब कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब भारत की उस धरा में हुआ है जिसमें निहित वो लक्षण थे। वो लक्षण हमें याद करा करके ये बताया गया, हम एक राष्ट्र हैं। वी आर वन नेशन, ओके, विद डिस्टिंक्ट कल्चर्स। सो वी आर कॉम्पोजिट कल्चर। हेयर डिस्टिंक्ट कल्चर, हम कोई ऐसी कलेक्टिविटी नहीं है, बात को समझो। हम कोई ऐसी कलेक्टिविटी नहीं है कि इतनी सारी थैलियां पैक करके रखी हैं, उन्हें एक डब्बे में जबरन बंद किया है। नहीं, ये बहुत जबरदस्त चीज़ है। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। हम टाइटली पैक्ड डिस्टिंक्ट कल्चर्स का कोई डब्बा नहीं है, हमें फोर्सफुली नहीं रखा गया है, कोई प्रलोभन नहीं। कॉम्पोजिट कल्चर है भाई, इसमें कॉम्पोजिट वर्ड को समझिए। कॉम्पोजिट, जैसे ये वो एक बोर्ड बनाया जाता है प्लाई का, उसमें अलग अलग चीज़ों कंपोजिट क्या क्रिएट किया जाता है। कल्चरल फ्यूजन्स हुए हैं, इंटरमिंगल्ड है सब कुछ, और हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस कंपोजिट कल्चर इज इम्पॉर्टेंट थिंग। हम कम्युनल हार्मनी में बिलीव करते हैं, आई बात समझ में? सो दैट कम्युनल हार्मनी इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट में बिलीव करते हैं डिस्टिंक्ट कल्चर्स के। नाउ दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। हम कल्चरल, हम इंडिविजुअल की उस कल्चर में जो फ्रीडम है उसे सपोर्ट करते हैं। हम नेशन लेवल पर कल्चरल फ्रीडम्स को एक्नॉलेज करते हैं, और हम हर कल्चर से बिलोंग करने वाले हर इंडिविजुअल को उसके अपने स्वयं का जो एक राष्ट्र भारत है उसमें एक समान दर्जा देते हैं, एक नागरिकता के आधार पर, एक पर्सन एक वोट के आधार पर, एक समान फंडामेंटल राइट एक्सटेंड करके, एक समान के सारे दूसरे अधिकार दे करके हम उसे ये याद दिलाते हैं, हम ये बार बार एहसास कराते हैं, हम इसे पुख्ता करते हैं कि विविध समाज संस्कृतियों से आते हुए भी हम एक राष्ट्र के एक जन हैं, हम एक गण हैं, इसलिए हमारे एक अधिकार हैं, हम एक राष्ट्र के रहने वाले हैं। दैट फीलिंग इज इम्पॉर्टेंट, दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, दैट एक्सपेरिमेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट।
और जो हमने किया है। इसलिए संविधान में परिवर्तन आएगा, संसद ही लेकर के आएगी। संसद में राज्यों की एज अ कल्चरल एंटिटी अलग भागीदारी है, राजनीतिक स्वरूप में वो राज्यसभा में है। संसद में हर राज्य में प्रत्येक कण कण में जी रहा एक व्यक्ति जो कि एक राष्ट्र से बिलोंग करने वाला व्यक्ति है, उसकी भूमिका बराबर है लोकसभा के अंदर। तो कुल मिलाकर के हमने पॉलिटिकली इतनी ब्यूटीफुली हमारा स्टेट कार्व आउट किया है कि उसकी एक एक एक्ट, उसकी एक एक कंडक्ट, उसके एक एक प्रोविजन में बहुत सुंदरता से हमारा आइडिया ऑफ नेशन रिफ्लेक्ट होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमने आइडिया ऑफ सोसाइटी जो कि कल्चरली डिस्टिंक्ट हैं को फुली रिस्पेक्ट और अकॉर्ड किया है। एंड दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी एंड द नेशन। सोसाइटीज आर फंडामेंटली हैविंग शेयर्ड कल्चर, nations are fundamentally having shared identities, and these are the two fundamental concepts associated with the two different identities, and that is why India is right now a nation having distinct societies, having distinct cultures. On the basis of those cultures there are societies, so people can comfortably enjoy their societal privileges, their cultural practices, and they can proudly say that they are part of one nation which is the nation of India. ये भारतीय राष्ट्र का हिस्सा है। आई बात समझ में? क्योंकि राज्य नहीं पूछा गया था तो हमने उस पर चर्चा नहीं की, हमने समाज और राष्ट्र पर ही चर्चा की। बाकी हमारे लेक्चर तो हैं ही हैं, उनमें एक एक बात वो सब डिटेल में टेक्निकल बातें वो जो हैं कि टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी और वो सब बातें वहाँ हैं। आज मैं वो नहीं करना चाहता था। आज तो मैं आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में उतारना चाहता था कि समाज, राष्ट्र, इनके पहले एक व्यक्ति को हम कैसे देखें। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। ओके, थैंक यू सो मच।